क्या मायने निकलेंगे। देखिए साहब, ऐसा है जैसा कि अभी पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना कोई परमानेंट आपका दुश्मन होता। परमानेंट जो होते हैं वो आपके अपने इंटरेस्ट या जिसे हम कह सकते हैं देश हित होते हैं। अमेरिका बुरा मानता है कि हमने उसको पनाह दे रखी है, तो ये इस प्रकार का हमारे ऊपर किसी प्रकार को कोई अफेक्ट नहीं हो सकता। और दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साहब, भारत जो है वेंजुला, जहाँ ईरान, जहाँ बाकी और कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल पूरी तरह से दबा दबा सके। हमारे भारत देश की लीडरशिप की, मिलिट्री की, जहाँ बाकी हमारी जनता की एक काबिलियत है जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपने देश का हित का ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि हम उसके बताए हुए निर्देशों के मुताबिक पालन करें। तो ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। और नेक्स्ट आप पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं शेखर मैं साहब। इसी चीज पे आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि रशिया अपनी तरीके से युद्ध के साजो सामान ईरान तक पहुंचा रहा है। चाइना ने भी इस तरीके की चीजें की हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है कि चाइना जो दे रहा है वो पूरी तरीके से नकली है। मतलब धोखा देने की जो उसकी आदत है वो उस दिशा में आगे बढ़ गया है। मतलब पैसे का जो खेल है वो चल पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में भारत, पहली बात तो यह कि हमारे पास जितना डिफेंस का सिस्टम है जिसको हम आत्मनिर्भर भारत से जोड़े, उसमें कहीं कुछ ऐसा है कि हमारे लिए कहीं कोई बाजार खुल रही हो, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जब एक जगह पर कब्जे वाली बात आती है तो अमेरिका अपनी तरह से, चाइना, रशिया, ये भी दोनों लगेंगे ही लगेंगे। तो क्या भारत का भी उसमें हमारे डिफेंस सेक्टर के हिसाब से भी हमारा कोई स्टेक आप देख रहे हैं क्या? कूटनीति पे नहीं, मैं देखिए साहब, एज ए डिफेंस आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझे एक आपका कृपा करके ये बताइए कि कब्जा का शब्द आपने इस्तेमाल किया है, थोड़ा हो सकता है मुझे सुनने में थोड़ा ना क्लियर हो। या आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कब्जा से क्या अभिप्राय है आपका? कब्जे से मेरा मतलब यह है कि जैसे ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल तो चाहते हैं कि उनका इस तरीके से कब्जा हो कि वहां की लीडरशिप उनके कहे के मुताबिक चले, मतलब एक तरीके से वो देश को वो गवर्न कर सके। डिफेंस ओके के सेक्टर ओके। से इस तरीके की चीज है, मतलब वो जो भी वहां पे बैठालते हैं तो वो कठपुतली होगा, फिर सारा सिस्टम इनका होगा। लेकिन इस लिहाज से अमेरिका, रशिया और चाइना ये भी चाहेंगे कि इनका स्टेक भी बने, जी जैसे जी अफगानिस्तान और इराक में इन्होंने बनाया। तो जी। क्या भारत आज ऐसी स्थिति में है, जब हम, जहां तक हमारा डिफेंस सेक्टर पहुंच रहा है, हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपनी दुनिया में इस तरीके के स्टेक्स देख पाए? देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी रशिया और चाइना की। आपने इसका शुरुआत की थी। चाइना जो है वो कभी भी किसी भी युद्ध के अंदर अपने मित्र देश के साथ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। उसे आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं एक प्रकार का वो साहूकार है। उसका मेन इंटरेस्ट रहता है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। वो आपको इन्वेस्टमेंट कर देगा, वो आपको लोन दे देगा, वो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, वो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। इससे ज्यादा चाइना ईरान को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब देखिए रशिया का रोल अभी हाल ही के दिनों में, मेरे अबाउट 2-3 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने खाड़ी देशों के शीर्ष अध्यक्षों से बात की, यूएई और बाकी कंट्री से बात की, और इन्होंने एक प्रकार का उनको एश्योरेंस दिया कि मैं ईरान से बात करूंगा और उसके बाद जो है आप के ऊपर उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये हमले रोक दें। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने जो है ईरान के प्रेसिडेंट साहब के साथ बातचीत इनकी हुई है। उसके बाद जैसे कि कियास लगाया जाता है, ईरान के राष्ट्रपति साहब ने खाड़ी के सभी देशों से माफी मांगी कि हमारी मिसाइलों ने, हमने आपके ऊपर अटैक किया था। हमारा मकसद आपके ऊपर अटैक करना नहीं था। हम जो है अमेरिका के नवल बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे थे। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी जमीन को, अमेरिका को हमारे बरखिलाफ
इस्तेमाल करने से रोके। अगर वहां से हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। ये इस प्रकार से आगे इस चीज ने जो है प्रेसिडेंट पुतिन का जो है कद ऊंचा कर दिया। उनको उन्होंने दोनों एक जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लीडर्स हैं उनके अंदर भी एक विश्वास की भावना पैदा कर दी। और मुझे लगता है एज ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर कि पुतिन साहब ने उनके दिलों के अंदर एक प्रकार का शक पैदा कर दिया है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका को अपनी सुरक्षा आउटसोर्स करने के बाद। इतने सालों से जो है अमेरिका जो है आपके इलाके के अंदर अपने बेसिस बना के रखा था जिसका खर्चा होस्ट कंट्रीज देते थे। एक बात से उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक एम जो है पार्शली अचीव कर लिया। दूसरा जो है उन्होंने अपनी इमेज जो है एज ए पीस मेकर के तौर के ऊपर जो है थोड़ी दृढ़ की है और उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। ये हो गया एक। अब इकोनॉमिकल गेन क्या होते हैं देखिए साहब, तेहरान ने जो है स्टेट ऑफ हार्मुज जो है बंद कर दिया। तेल का जो है इस समय रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है रशिया को अपना तेल बेचने की। वो अपना तेल बेचेगा और खूब सारा जो है धन कमाएगा। लेकिन इसके साथ शेखर साहब जो मेरी सोच कहती है अब वो सस्ते में तेल नहीं बेचेगा, अब वो एक्चुअल प्राइस के ऊपर जो है रशिया बाकी कंट्रीज को तेल बेचेगा। हमारे साथ हमारे कैसे संबंध है तो हो सकता हमें किसी प्रकार की छूट मिल जाए। इसके बाद जो है अब क्षमा कीजिएगा, अब अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अब उसकी खुद का वेपन सिस्टम इतना सरप्लस नहीं होगा कि वो यूक्रेन को जो है आर्म्स अम्युनिशन सप्लाई कर सके। तो अब आने वाले दिनों के अंदर रशिया के अंदर ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि दे कैन रन ओवर दी यूक्रेन और अपने जो उनके मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो उनको कर सकते हैं। अब फाइनली आ जाता भारत का। देखिए साहब ऐसा है कि भारत के ईरान के साथ राजनीतिक संबंध है, हमारे इकोनॉमिक संबंध है। चाबहार पोर्ट को हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करके हमने पैसा किया। तो हमारी भूमिका जो होगी, हम जैसे ग्लोबल साउथ के एक प्रकार से लीडर हैं, लोग हमें इज्जत करते हैं। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर हर व्यक्ति एक ऐसे देश को ढूंढेगा जो कि हार्मफुल ना हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, एक उभरती हुई शक्ति है जिसके पास एक फोर्थ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, परमाणु शक्ति है, स्किल्ड पावर है। तो हम जो है एक प्रकार से ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के वैश्विक राजनीति में हमारा कद बढ़ेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा देश ऑफर करे कि हम जो है आपस में बातचीत के लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। और दूसरा पूरे वर्ल्ड को मालूम है, चाहे ईरान है चाहे दूसरे कंट्रीज है, उन्होंने मालूम है कि भारत ने हमेशा युद्ध का समर्थन नहीं किया है। भारत कहता आ रहा है कि हर मामले का हल जो है बातचीत से और कूटनीति से निकालना पड़ेगा। भारत अपनी उस लाइन को निश्चित रूप से, जैसा आप कह रहे हैं कि भारत उस लाइन को अपनी नहीं छोड़ेगा कि हमें शांति से बैठ करके बातचीत करके रास्ता निकलना चाहिए, इस लाइन को नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बल्कि अपने दर्शकों को पहले याद दिलाना चाहूंगा कि 2008-9 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उस समय अमेरिका, उससे ठीक पहले ग्लोबल मंदी का एक दौर आया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे मंत्री या जो ब्यूरोक्रेट्स भी देश विदेश की यात्रा पर निकल रहे हैं वो इकोनॉमी क्लास में सफर करें, सरकार से खर्चा बचाने के लिए उन्होंने सरकारी खर्चा बचाने के लिए कहा। तब बड़ा फेमस एक डायलॉग था शशि थरूर का कि जैसे वो इकोनॉमी क्लास में बैठे और उसके बाद बाहर निकले तो कैटल क्लास, उन्होंने कहा था कि मुझे अनुभव इस तरीके का आया। लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस समय पर भी जो तेल का दाम था वो $100 के पार चला गया था। और उसके बाद पिछले 1.5 दशक में ऐसा 1-2 बार और हुआ। और अभी जो स्थिति है, तो क्या वास्तव में $100 के पार जाने पर, 125, 150 तक जाने पर भारत की जो स्थिति है वो वास्तव में ऐसी हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें? हालांकि 50-60 रुपए रसोई गैस पे बढ़ गए हैं, लेकिन
क्या भारत की स्थिति ऐसी है कि ये तेल का खेल, जो तेल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे हमारे ऊपर इतना तात्कालिक प्रभाव आ जाएगा, या फिर जिस तरीके से हमारी तेल की कंपनियां कमाती हैं फ्यूचरिस्टिक में, उस नुकसान को कवर करने के लिए वो आज फैसले लेंगी? देखिए, अगर हम 2008 की बात करें, 2008 में युद्ध शुरू होने से पहले 147 बिलियन डॉलर पर बैरल चला गया था तेल। अभी तो हम 100 के पास पहुंचे हैं। और इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही ऑयल 12% बढ़ चुका था, इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही, आशंका के तौर पे। और रही बात भारत में, देखिए भारत का जो तेल है, जैसा कि जनरली पेपर में और हर जगह हम लोग पढ़ते हैं या विपक्षी कहते हैं, भारत का अगर मैं मोदी जी की एक स्ट्रेटजी लेके चलूं इसको, कि कोरोना पीरियड से लेके अब तक, कोरोना पीरियड में आप देखेंगे गली गली पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। 140 करोड़ जनता को खाना खिलाने का मतलब है कि ऐसे ऐसे कम से कम 40 ऑस्ट्रेलिया को खाना खिलाया जा रहा, अगर जो लोग कोरोना में थे। किसी चीज पर सरकारी कर्मचारियों का डीए छोड़ दिया जाए तो कोई तनख्वाह नहीं रोकी गई, पूरी कोशिश की गई भारत सरकार द्वारा सबको दिया जाए, लेकिन एक चीज भारत सरकार ने कम नहीं किया, वो था तेल का रेट। 90, 100, 90, 95, 92 ऐसे ही चलता था। तो मेरे से भी डिस्कशन लोग करते थे, मैं बताता था कि अगर सब कुछ भारत सरकार अगर आपको दे देगी तो लाएगी कहां से आपको देने की, क्योंकि उस समय कच्चे तेल का मार्केट जो है जैसे आज है लगभग वैसे ही उस समय भी था, 60, 55, 50 मिलियन डॉलर। तो भारत सरकार ने वहां से उस पे भारत सरकार ने कंप्रोमाइज नहीं किया, उससे चाहे भर्त्सना करे कोई, चाहे कुछ भी करे, और जो सरप्लस होता था कहीं और जगह उसको डाइवर्स करते थे, रूट करते थे। तो भारत सरकार यहां पर भी मैं समझता हूं कि जो भी लगभग 10 मिलियन टन जो तेल भारत सरकार जब अमेरिका को लगा कि घोषणा करेगा यार तैयारी बढ़ाएगा, तो ट्रंप जी क्या करते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मोदी जी के, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि दोस्त है अच्छे, वो कभी भी कोई चीज आप देखेंगे अभी तक का टैरिफ से लेके अब तक का ऐसा नहीं किए होंगे जिसमें कि मोदी जी को पहले से ना पता रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। तो 50% जब होना, तो उसके पहले हमारी भारतीय कंपनियों ने बहुत सारे तेल, अभी जो मैं कल विश्लेषण पढ़ रहा था उसके हिसाब से 8 महीने का तेल का लगभग, भंडार नहीं कह रहा हूं, उन्होंने जो सप्लाई कंपनी ने लिया है कि 7-8 महीने तक अगर कुछ ऐसा होता तो रेट नहीं बढ़ेंगे भारत सरकार के। और अगर जो अभी रेट चल रहा है वो भी लगभग 70-80 बैरल डॉलर का जो मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसके हिसाब से हमारे यहाँ भारत में रेट चलता है। तो अगर हम उसको पास ऑन करते 50-60 पे तो और भी तेल सस्ता हो जाता। लेकिन भारत सरकार ने एक कहें तो रेवेन्यू कमाने के लिए एक तेल को ही उसने डिस्टर्ब नहीं किया, और सारी चीजें आपको सस्ती मिलेगी, ट्रेन का किराया चाहिए कहीं भी हो, या सब्जियों का देख लेंगे या राशन का देख लेंगे। चीनी आप देखेंगे तो 46 रुपया किलो 15 साल से बिक रही है।